तो क्लास की शुरुआत करते हैं। आज आपकी क्लास रहेगी अब एक एक्सेल की। आज की जो क्लास है हम इसमें एक्सेल पढ़ने वाले हैं। तो देखेंगे सभी खतरनाक हमारे स्टूडेंट्स, लाजवाब स्टूडेंट्स। आज की क्लास एक्सेल के नाम एक यादगार एक्सेल। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले आपने पीछे एक MS वर्ड किया सभी ने। उसको रन कमांड देने के लिए हमने क्या टाइप किया? तो यहाँ पर एक्सेल के लिए एक्सेल टाइप करेंगे। रन कमांड की शॉर्टकट क्या होती है? विंडो प्लस में R। तो यहाँ पे एंटर किया, एक्सेल ओपन हो गया। स्टार्टिंग में थोड़े से प्रैक्टिकल चीजों से करेंगे और एक एक पॉइंट आपका, एक एक पॉइंट सारा का सारा जितनी भी हम चीजें अभी प्रैक्टिकल में पढ़ने वाले हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके MCQs में आएंगे। जितने भी यहाँ पे अभी आपको मैं करवाने वाला हूँ, साथ ही आज अभी आपको आफ्टर क्लास मैं कुछ नोट्स MCQs देने वाला हूँ, ठीक है, जो आपको एग्जाम में काफी हेल्पफुल होंगे। तो पढ़ते हैं। अब इसमें सबसे पहला ऑप्शन दिखा रहा है, जैसे मैंने एक्सेल ओपन किया स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ब्लैंक वर्कबुक। एक्सेल की फाइल को वर्कबुक कहते हैं। जैसे MS वर्ड की फाइल को हम डॉक्यूमेंट बोलते हैं, ऐसे ही एक्सेल की फाइल को वर्कबुक कहते हैं। तो वर्कबुक का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स। कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स इज कॉल्ड वर्कबुक। तो यहाँ पे वर्कबुक पढ़ा जाता है। MS वर्ड की फाइल को डॉक्यूमेंट और पावर पॉइंट की फाइल को प्रेजेंटेशन बोलते हैं। और MS यहाँ पे अब हम काम कर रहे हैं वर्कबुक के अंदर। अब सबसे ऊपर टॉप में यहाँ पर जो में बार शो होती है, एक मिनट, हाँ जी, तो इसको कहते हैं हम टाइटल बार। अब यहाँ पे हमें जो फाइल के अंदर यहाँ पे मिल रहा है सबसे ऊपर नाम क्या लिखा हुआ मिलता है? बुक 1। तो एक्सेल का बाय डिफॉल्ट नेम बुक 1 होता है। MS वर्ड की फाइल का, पावर पॉइंट की फाइल का प्रेजेंटेशन 1। तो यहाँ पे आता है बुक 1 के नाम से। अब इसको कहते हैं वही से मैं टाइटल बार, मेन्यू बार या रिबन। रिबन को ऑन ऑफ करने के लिए कंट्रोल प्लस F1 टू डिस्प्ले और हाइड रिबन। डिस्प्ले का मतलब शो करना, कोलैप्स का मतलब हाइड कर देना। तो अब यहाँ पे स्क्रीन पर मैं प्रेस कर रहा हूँ कंट्रोल के साथ F1, तो देख सकते हैं हाइड हो गई रिबन। सेम कमांड फिर से प्रेस की मैंने कंट्रोल F1 वापस लाने के लिए। तो यहाँ पर अगला पॉइंट बाय डिफॉल्ट टैब, इसमें भी होम मिलता है, चाहे पावर पॉइंट हो चाहे एक्सेस हो, सभी के अंदर होम मिलता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट आता है, अब इसमें रूलर की बजाय आ जाती है फॉर्मूला बार। और इस फॉर्मूला बार के लेफ्ट साइड पर एक छोटा सा बॉक्स भी है जिसे कहते हैं हम नेम बॉक्स। इसको नेम बॉक्स पढ़ा जाता है। और यहाँ पे हमें काम करने के लिए एक शीट दे रखी है और नीचे लिखा भी हुआ है शीट नंबर 1। MS एक्सेल में इन 2010 वर्जन, MS एक्सेल 2010 या 10 से पहले जितने भी वर्जन हैं उन सभी में बाय डिफॉल्ट आपको 3 शीटें खुली मिलती हैं, ठीक है। एक्सेल हैज 3 शीट्स ओपन बाय डिफॉल्ट in MS Excel version 2010 and in earlier versions। 2010 या 10 से पहले एक्सेल के अंदर बाय डिफॉल्ट 3 शीटें होती हैं। और ये पॉइंट भी आया हुआ था पिछली बार में और अभी सीजल के अंदर भी आ रखा था। अगला पॉइंट पढ़ेंगे, एक सेकेंड, हाँ जी। तो अगला पॉइंट हमारा, अब यहाँ पे हमें एक्सेल के अंदर अब काम करने के लिए कुछ रोज मिलती हैं। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये लिखी हुई है, ये सभी क्या है? रोज के नाम है। और ये जो ऊपर ABCD लिखी हुई है इन सभी को कॉलम्स पढ़ते हैं। अब इसमें रोज एंड कॉलम्स दोनों दी होती है। अब रोज हॉरिजॉन्टल होती है, वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल ऐसे होती है रोज, ठीक है। ये वर्टिकल यानी कि कॉलम
हम एक्सेल में 90-95% वर्टिकल डेटा पर काम करते हैं, ठीक है। 90-95% वर्टिकल रिकॉर्ड्स बनाए जाते हैं एक्सेल के अंदर। और इसके बाद अगर हम बात करें, अब इसमें हमें काम करने के लिए किसी भी शीट पर एक पॉइंट एक मिस हो गया छोटा सा। हम एक पॉइंट पढ़ रहे थे कि एक्सेल 2010 या 10 से पहले 3 शीटें मिलती हैं, और 10 के बाद जितने भी वर्जन हैं, चाहे 2013, 2016, 2019, 19 के बाद आया था 365 वर्जन, उसके बाद आया था 2021। तो इन सभी में आपको सिंगल शीट खुली मिलेगी नीचे। और अगर आपको न्यू शीट इंसर्ट करनी है तो न्यू शीट लेने के लिए एक कमांड होती है शिफ्ट प्लस F11। नई शीट लेने के लिए शिफ्ट के साथ F11 का यूज करेंगे। अगला पॉइंट, तो यहाँ पे मैं देखो शिफ्ट दबाया, F11, न्यू शीट आ गई यहाँ पर, शीट नंबर 2। और एक्सेल में आप कितनी मर्जी शीट्स इंसर्ट कर सकते हैं एक ही बार में। किसी भी फाइल के अंदर आप कितनी मर्जी शीटें ले सकते हैं। और ये अगर मैं एक शीट की बात करूं, एक शीट ये इतनी वाइड होती है, इतनी बड़ी होती है, यानी कि आप एक सिंगल शीट पर ना 3.5 करोड़ से भी ज्यादा पेजेस का डेटा टाइप कर सकते हो इसके अंदर। आप A4 साइज की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर सिर्फ, ठीक है। अराउंड 4.25 करोड़ के नियर बाय होती है, इतने ज्यादा पेजेस का डेटा आप टाइप कर सकते हैं, इतनी वाइड होती है। और यहाँ पे अगर मैं चेक करना हूँ कि एक्सेल में कि टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है, उसके लिए आप कीबोर्ड से कंट्रोल बटन के साथ डाउन एरो किया, स्क्रीन पर दिखा देगा कि टोटल कितनी रोज है। 10,48,576, 10,48,576। अब ये तो होती है रोज। और कॉलम्स कितने होते हैं? अब यहाँ पे जितनी भी रोज है ना, बिल्कुल, तो 16,384, 16,384 कॉलम होते हैं एक्सेल के अंदर। एक शीट की बात हो रही है यहाँ पर। क्वेश्चन में ये भी आ जाता है कि लास्ट सेल का एड्रेस बताओ। अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगा पॉइंट, उससे पहले अगर हमें वर्कशीट के स्टार्टिंग पे जाना है, लिख सकते हैं आप स्टार्ट ऑफ द वर्कशीट। अगर आपको वर्कशीट के शुरू में, जैसे MS वर्ड में आपने कमांड पढ़ी थी स्टार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट, यानी कि कंट्रोल होम, यानी कि डॉक्यूमेंट के शुरू में जाने के लिए। अब उसको हम डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं, यहाँ पे वर्कशीट्स होती हैं, तो यहाँ पे पढ़ेंगे स्टार्ट ऑफ द वर्कशीट, या फिर कह सकते हैं फर्स्ट सेल पे जाने के लिए। इसको हम ऐसे ही पढ़ते हैं, फर्स्ट सेल पे जाने के लिए कंट्रोल प्लस होम बटन। तो कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ होम प्रेस करेंगे डॉक्यूमेंट के वर्कशीट के स्टार्टिंग पे जाने के लिए। अब कंट्रोल होम प्रेस करने पर स्टार्टिंग पे आ जाएगा। इसके बाद अब यहाँ पर हमें काम करने के लिए जितने भी ये बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, इन सभी को बॉक्स नहीं पढ़ते, इन सभी को सेल पढ़ते हैं। एंड ईच सेल हैज इट्स ओन एड्रेस। सभी सेल का अपना एक एड्रेस भी होता है। एड्रेस चेक करने के लिए हम सबसे पहले ऊपर से कॉलम का नेम रीड करेंगे, देन होता है फिर रो नेम। अब कॉलम का नेम क्या है? रो का नेम, तो सेल का एड्रेस हो गया C2। नेम ऑफ द कॉलम प्लस नेम ऑफ द रो इज कॉल्ड सेल एड्रेस। एक सेल एड्रेस बनता है कॉलम नेम और रो नेम को मिलाकर, जैसा कि यहाँ पे हमने पढ़ा। और किसी भी एक एक्टिव सेल का एड्रेस हमें नेम बॉक्स में भी दिखाई देता है ऊपर, जैसा लिखा हुआ है ऊपर C2। यहाँ पे इसको नेम बॉक्स पढ़ते हैं। इसके अलावा हम इसको एड्रेस बॉक्स भी कहते हैं, ठीक है। बट इसका जो एक्चुअल नेम होता है वो होता है नेम बॉक्स, जहां पर हमें किसी भी एक्टिव, अब इसको कहते हैं एक्टिव सेल या करंट सेल, एक्टिव सेल या करंट सेल पढ़ा जाता है जिसपे ये बॉर्डर होती है, और इस बॉर्डर का नाम होता है हैंडल, ठीक है। इसको हैंडल पढ़ा जाता है। आगे आपके कुछ MCQs में क्वेश्चन में भी आएगा ये वर्ड, ठीक है। ये फिल हैंडल भी पढ़ते हैं, हैंडल बोलते हैं इसको। इसके बाद आगे पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको एक चीज बताई कि एक्सेल के अंदर मैक्सिमम जो कॉलम हम ले सकते हैं 16,384 होते हैं इसके अंदर। बट इन MS एक्सेल 2003, अब ये जो मैंने अभी आपको बताया था ना कि 16,384 कॉलम,
या 10,48,576, ये कौन से वर्जन से स्टार्ट होती हैं? 2007 से। ठीक है, अभी जो मैंने आपको रो कॉलम डिस्कस किया था वो 2007 वर्जन से स्टार्ट हो रहे हैं। 2007, 10, 13, 16, 19, 365, 21, इन सभी में ये चीजें सेम मिलेंगी। अब क्वेश्चन में ऐसे भी आ जाता है कि 2021 में कितनी होती है या 2019 में, तो वो सेम ही रहती है। 2007 से लेके 7 के बाद जितने भी वर्जन है। अगला पॉइंट अब करेंगे डिस्कस कि लास्ट कॉलम का नेम क्या होता है, फिर इसके अंदर XFD। अब कॉलम्स यानी कि राइट साइड पे जाके चेक करेंगे। अब फर्स्ट कॉलम का नाम तो हो गया A, फिर B, C। अब कॉलम बताए 16,384, बट अल्फाबेट तो यहाँ पे 26 होते हैं, वो थोड़ी ना पढ़ जाएंगे। तो उसके बाद क्या होगा, Z के बाद AA हो जाएगा, फिर AB। देखो यहाँ पर अल्फाबेट रीस्टार्ट हो रहे हैं, बट हर लेटर से पहले A लेटर आ रहा है, फिर उसके बाद B आ जाएगा, फिर C आ जाएगा, ऐसे ही फिर D आ जाएगा, और आगे करते 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 जब Z भी आएगा, ZA, ZB, ZC, ZZ, उसके बाद 3 लेटर हो जाएंगे, AA, AB। ठीक है, इससे फिर लास्ट कॉलम पे अगर जाके चेक करना हो तो हम कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ राइट एरो, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं लास्ट कॉलम का नेम XFD। अब ये तो होता है 2007 और 7 के बाद के वर्जन्स में, और पुराने वर्जन में IV, जब I से स्टार्ट होती है IA, IB, IC। ठीक है, तो ये IB पे जाके स्टॉप हो जाएगा। उसमें कितने सर्कल? उसमें होते हैं पुराने वर्जन में टोटल 256 कॉलम्स, 256 कॉलम होते थे, और रोज होती थी 65,536, 65,536 रोज। एक्सेल हैज 2003 वर्जन या 3 से पहले में, चाहे वो 97 है चाहे 2000 है, इन सभी में आपको 65,536 rows by 256 column and last column का नेम IB होता है। अगला पॉइंट, अब यहाँ पर मैंने एक सेल में डेटा टाइप किया नेम, मिस्टेक कर दी इसमें टाइपिंग की। अभी इसके अंदर कर्सर जो है ना वो बीच में दिखा रहा है सेल के अंदर। अगर मेरे को लेफ्ट में लेके जाना है कर्सर को, तो देखो मैं एरो की प्रेस कर रहा हूँ, लेफ्ट एरो, तो इसकी सिलेक्शन ही हट के चली जाती है सेल में से। तो अगर आपको एक्सेल के अंदर एडिटिंग करनी है, सेल एडिटिंग के लिए कमांड होती है, वापस उसे सेल पे जाएंगे, कीबोर्ड से F2, सेल एडिटिंग F2 कमांड होती है कीबोर्ड से। 2 तरीके और भी पढ़ेंगे अभी, और इनके ऊपर सारे MCQs आएंगे अभी। एक तो मैंने बताया सेल एडिटिंग के लिए F2 की प्रेस करते हैं, दूसरा तरीका डबल क्लिक। अब यहाँ पे डबल क्लिक बोला मैंने, तो क्लिक कौन सा, लेफ्ट वाला। लेफ्ट क्लिक को क्लिक पढ़ा जाता है खाली, जो राइट वाला होता है उसको राइट क्लिक ही बोला जाता है, अगर राइट क्लिक वहां पे यूज होगा तो कहीं पे भी, चाहे वो ट्रिपल क्लिक हो रहा है चाहे 4 बार 5 बार, तो लेफ्ट ही पढ़ा जाएगा हमेशा। तो यहाँ पे अब हम डबल क्लिक भी कर सकते हैं, F2 भी प्रेस कर सकते हैं। तो तीसरा तरीका कौन सा होगा, फॉर्मूला बार पे जाकर। तो यहाँ पे जो मैं फॉर्मूला बार ऊपर शो कर रखी है, आप इसमें क्लिक करेंगे, कर्सर आ गया बीच में, बैकस्पेस दबाया, एंटर, देखो करेक्शन हो गई। तो ये 3 तरीके होते हैं सेल को एडिट करने के लिए। अब मैंने फर्स्ट सेल में टाइप किया नेम, अगले सेल पे जाना है, नेक्स्ट पर क्या प्रेस करेंगे, टैब की, एंड गो टू प्रीवियस, शिफ्ट प्लस में टैब। हमने यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स का नाम लिखा, एंटर कर दिया। अब एंटर कर दी, अब जैसे सेकंड रो में कर्सर हमारा नेम टाइप किया, टोटल निकालना। टोटल निकालने के लिए अब यहाँ पे सबसे पहले ध्यान रखना, इक्वल टू का साइन जरूर लगेगा। MS एक्सेल में जब भी कोई कैलकुलेशन की जाती है ना, तो सबसे पहले इक्वल टू का साइन जरूर लगेगा। विदाउट एन इक्वल टू कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट नहीं किया जा सकता। तो ये इक्वल टू ऑपरेटर
जरूर लगाना पड़ेगा आपको। उसके बाद ही हम कोई कैलकुलेशन आगे कर सकते हैं। अब जैसे 5 सब्जेक्ट है, पांचों का टोटल करना है। जिस तरह से आप एक कैलकुलेटर में कैलकुलेशन करते हैं, पहले फर्स्ट वैल्यू क्या है, फिर सेकंड, उसमें सीधा वैल्यू पुट करते हैं ना, कोई इक्वल टू नहीं लगता, पर एक्सेल में लगाना पड़ेगा, अदरवाइज लिखा हुआ दिखा देगा फॉर्मूला आपको एज इट इज, कैलकुलेट नहीं होकर आएगा। तो यहाँ पे इक्वल टू तो लगाएंगे ही। उसके बाद हमने यहाँ पर पांचों का टोटल करना है, तो वैल्यू नहीं लिखेंगे। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ एंड लास्ट, एंटर करने पे देखो आंसर तो आ रहा है। बट इसका एक डिसएडवांटेज क्या रहेगा, अगर किसी सेल में मैं चेंजेस करता हूं, जैसे 54 है, मैंने सीधा टाइप कर दिया 65, सेल पे क्लिक करके एंटर, नंबर अभी भी वही के वही दिखा रहा है। क्योंकि जब हमने इसके अंदर फॉर्मूला सेल में जब वैल्यू ही पुट कर दी कि हमें प्लस करना किसका है, तो वो उसको क्यों रीड करेगा। और अगर इसका फॉर्मूला में चेक करना हो कि क्या लिखा हुआ है, कैसे चेक करेंगे, फॉर्मूला बार में से ऊपर, या फिर डबल क्लिक सेल एडिटिंग की कमांड, या F2 प्रेस किया, फॉर्मूला शो हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे तो अभी भी 54 ही है लास्ट वैल्यू, पर इसमें तो हमने 65 कर दिए। और अगर मैं इसमें से इन सभी बाकी वैल्यूज को डिलीट भी कर देता हूँ ना, ये आंसर तो तब भी दिखाएगा, क्योंकि वो उस पर डिपेंड तो नहीं है। इसलिए एक्सेल में हम जितने भी फॉर्मूलाज अप्लाई करते हैं ना, वो सभी अप्लाई किए जाते हैं सेल एड्रेस के ऊपर, एक सेल के रेफरेंस के ऊपर। तो यार जैसे कि फर्स्ट वैल्यू हमारी 89, अब आप इसको 89 ही लिखेंगे, जिस सेल में अमाउंट लिखी आपने, वैल्यू लिखी, उसका एड्रेस फिल करेंगे। अब इसका एड्रेस क्या होगा, बिल्कुल, तो बी कॉलम है, ऊपर से लेफ्ट से पढ़ सकते हैं, रो नंबर 2, तो यहाँ पे टाइप करेंगे B2। फिर प्लस में किसको करना है, C2 प्लस ठीक है, फॉर्मूला नहीं है, हाँ जी। तो यहाँ पे G2 नहीं लिखना, कई बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ F2 तक 5 सब्जेक्ट है, एंटर किया तो यहाँ पर देखो टोटल आ गया। और अब अगर हम इसमें चेंजेस करते हैं, 67 मार्क्स है, मैंने 80 टाइप किया, एंटर करते ही देखना टोटल अमाउंट हो गई अपडेट अपने आप। इसके बाद है नेम लिखा, मार्क्स दे दिए। अब टोटल निकालना है, सेम फॉर्मूला में नीचे भी अप्लाई करना है, तो क्या करते हैं हम, ड्रैग कर देते हैं। मैं एक दो एंट्रीज और कर रहा हूं। अब इसके बाद हमें यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है सभी की। तो देखो फॉर्मूला सिर्फ एक ही बार अप्लाई करेंगे, उसके बाद फर्स्ट वाले सेल पे क्लिक करके, फॉर्मूला सेल पे कॉर्नर पॉइंट पे पॉइंटर को लेकर जाएंगे। अभी जो हमारे पॉइंटर की शेप है, यानी माउस की जो शेप है, डॉक्टर सिंबल में आ रही है, प्लस शेप में, व्हाइट कलर के डॉक्टर सिंबल में। तो इसको कॉर्नर पे जैसे लेके जाएंगे हैंडल के, एक ब्लैक कलर का प्लस पॉइंट आपको शो होगा। बाकी मेरे सामने ध्यान दो। अब यहाँ से मैंने इसको क्या कर दिया, देखो ब्लैक कलर में आ रहा है, क्लिक दबा के नीचे ड्रैग कर दिया। अब ड्रैग करने की बजाय एक तरीका और भी, डबल क्लिक ऑन कॉर्नर पॉइंट। तो जब हम डबल क्लिक करते हैं तो देखो तब भी हम इसको ड्रैग कर सकते हैं इस तरह से। तो डबल क्लिक से भी हो जाता है और इस तरह से भी कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक 2-4 वैल्यूज लिख दी, इन चारों को मुझे प्लस करना है। तो सेल एड्रेस क्या होगा फर्स्ट सेल का, C9 हो गया। तो ये चीजें ध्यान से रखनी है, C9, ठीक है। फिर प्लस में, ठीक है। अब देखो इसका एक अब दूसरा तरीका, अब ये जो मेथड था एक सेल बाय सेल मेथड था, जिसमें हमने इंडिविजुअली पर्टिकुलर एक एक सेल का एड्रेस टाइप किया। अब हम यहाँ पे टाइप करेंगे इक्वल टू SUM सम ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं एक सम फंक्शन के थ्रू कर रहे हैं, यूजिंग बाय सम फंक्शन। टोटल करना है, सम का काम होता है एडिशन करना, प्लस करना। जैसे कि फंक्शन लिखते समय ना डेफिनेशन भी दिखाता है, कह रहा है एड्स ऑल द नंबर्स इन अ रेंज ऑफ सेल्स।
तो यहाँ पे सम का यूज होता है एडिशन करने के लिए, यानी कि वैल्यूज को जोड़ने के लिए, प्लस करने के लिए। इसके बाद अब कहां से कहां तक हमने वैल्यूज जोड़नी है आपस में, कहां से स्टार्ट करनी है, कहां तक करनी है, F9 तक। तो C9 क्या होगा हमारा फर्स्ट सेल का एड्रेस। अब हमें बीच की भी तो वैल्यू जोड़नी है ना, तो यहाँ पे बीच में ध्यान रखना प्लस नहीं लगाएंगे फिर हम। अगर आपको बीच की भी सारी वैल्यूज कवर करनी है तो कोलन का साइन आप इस लिटिल फिंगर से प्रेस करते हैं ना, सेमी कोलन, उसी के ऊपर आता है कोलन का साइन, जो कि शिफ्ट के साथ इंसर्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बीच में कोलन का साइन आएगा और लास्ट सेल का एड्रेस एंड ब्रैकेट क्लोज। अब देखो इसके अंदर मैंने एक फॉर्मूला टाइप किया। फॉर्मूला आप स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं, कैपिटल में भी लिख सकते हैं, कैसे मर्जी टाइप करें। फॉर्मूला आप चाहे स्मॉल में टाइप करें या कैपिटल में, डजंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कैलकुलेशन के ऊपर। और किसी भी फॉर्मूले सेल में हम स्पेस बार का यूज नहीं करते हैं, और फॉर्मूला हमेशा इक्वल से स्टार्ट होगा। अब एंटर कर दिया, आंसर आ गया, सारी वैल्यूज जुड़कर आ गई। अगर हम इसके अंदर ऐसे लिखते, फर्स्ट सेल यानी कि C9, नीचे दिखा रहा है स्टेटमेंट में नंबर 1, फिर कॉमा में नंबर 2, फिर जैसे नंबर 2 लिखा हमने कॉमा लगाया, फिर कॉमा में नंबर 3, कॉमा नंबर 4। हम लिख तो इस तरह से भी सकते हैं कॉमास लगाकर, बट फॉर्मूला लेंथी हो जाएगा ऐसे में। तो जैसे हमने प्लस किया एक एक को, हम खाली कॉमा लगा के नहीं निकाल सकते। हमने शुरू में सम लिखा हुआ है, तो सम का काम एडिशन करने का होता है। एंटर किया तो प्लस होकर आ गई वैल्यूज। चाहे अगर आप यहाँ पे कॉमास की बजाय प्लस कर दो तब भी आ जाएगा, तब भी सेम आंसर आएगा। चाहे कुछ में कॉमा लगा दो, चाहे कुछ में प्लस लगा दो, चाहे सारों में प्लस लगाओ, चाहे कॉमास। ये अलग अलग तरीके से मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, एग्जाम में ऐसी चीजें भी आती हैं, उसमें क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि ये इनमें से कौन सा फॉर्मूला मेथड वैलिड है या फिर इनवैलिड है। तो ऐसे में आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि कॉमास लगा सकते हैं कहाँ पर या प्लस कहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बारीक सी चीजें होती है। तो यहाँ पे अगर हमें रेंज देनी होती है जब भी, तो कॉलन लगाते हैं, बीच की सारी रेंज उठानी होती है। एंटर। अगले पॉइंट में मैंने वापस इसको डिलीट कर दिया, फिर से मैंने एक एंट्री कर दी। अब यहाँ पे ना टोटल निकालना। अभी तक जो हमने पढ़ा एक ड्रैग के माध्यम से पढ़ा, सेम फॉर्मूला नीचे चाहिए। अब शॉर्टकट कमांड ड्रैग करने के लिए कंट्रोल प्लस डी, तो यहाँ पे हम कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ डी प्रेस किया, ड्रैग हो गया फॉर्मूला से। देखो रिपीट कर रहा हूँ, कंट्रोल प्रेस किया, डी कर दिया, ड्रैग डाउन, ड्रैग सेल करने के लिए। ठीक है, किसी भी फॉर्मूला को ड्रैग करना होगा नीचे की तरफ, तो नीचे वाले सेल पे क्लिक करके आप कंट्रोल डी, ड्रैग सेल, ड्रैग करने के लिए। इसको कहते हैं फिल डाउन सेल भी बोलते हैं इसको, फिल डाउन सेल, यानी नीचे फिल करना आपको। सेम फॉर्मूला, तो कंट्रोल डी या लिखा हुआ जाए ड्रैग, दोनों चीजों की कमांड सेम एक ही चीज होती है। एक होता है ड्रैग राइट साइड, कंट्रोल आर ड्रैग राइट के लिए, कंट्रोल प्लस में आर होता है। आ गया क्वेश्चन। मेरे पास 4 वैल्यूज अलग अलग सेल पर। अब प्लस करना है तो हमने लिखा प्लस का सिंबल। अगर हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है चारों में, तो क्या आता है सिंबल? स्टार का सिंबल पढ़ते हैं। इसके अलावा एमसीक्यूज के अंदर कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि सिंबल को क्या बोलते हैं प्रोडक्ट करने के लिए, मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, जो स्टार का साइन होते हैं। ठीक है, इसमें से किस ऑपरेशन का यूज किया जाता है? तो ये जो स्टार का साइन होता है इसको कहते हैं एस्टेरिस्क। इस सिंबल का नाम होता है एस्टेरिस्क। मल्टीप्लिकेशन के लिए जो सिंबल का यूज किया जाता है।
इसमें एमसीक्यूज में आपको क्वेश्चन भी मिल जाएगा। चलिए अब यहाँ पे हमें करना है मल्टीप्लिकेशन, तो इक्वल टू पहले फर्स्ट सेल एड्रेस, फिर इनटू में सेकंड सेल एड्रेस, इनटू थर्ड, इनटू में फोर्थ। तो यहाँ पर देखो मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ, आंसर आ गया निकल के 48। अब ये तो था मल्टीप्लिकेशन के लिए, ये भी सेल बाय सेल मेथड। अब इसका भी दूसरा मेथड प्रोडक्ट, जैसे हमने एक फंक्शन यूज किया प्लस करने के लिए सम, ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है प्रोडक्ट, PRODUCT प्रोडक्ट। और देखो नीचे दिखा भी रहा है डेफिनेशन में मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो यहाँ पे कर दिया प्रोडक्ट। किसका करना है, रेंज देनी पड़ेगी, कहां से कहां तक, C16 से। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, टाइप करने के बजाय सीधा सेलेक्ट कर लिया क्लिक दबाकर, रेंज इसमें टाइप होकर आ गई। और लास्ट में ना ब्रैकेट भी बंद होती है, पर जब हम प्रैक्टिकली करते हैं तो एंटर अगर हम डायरेक्ट भी करते हैं ना तो हमें जरूरत नहीं पड़ती। पर यहाँ पे देखो डबल क्लिक किया सेल पे तो ब्रैकेट लगी हुई दिखा रहा है हमें। तो ये फॉर्मूला होता है मल्टीप्लिकेशन करने के लिए प्रोडक्ट, प्लस करने के लिए सम, और अगर हमें एवरेज निकालनी है, अब हम एवरेज के थ्रू एक परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर क्वेश्चन में आ जाए ना कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला वैलिड नहीं है, कुछ बच्चे एवरेज को ना एवीजी लिख देते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने हेडिंग में लिखा तो वह एक इनवैलिड होता है, एमसीक्यूज में पढ़ेंगे वो चीज। तो ये एवरेज को पूरा एवरेज टाइप किया जाएगा, एवीजी नहीं लिख सकते, पूरा परफॉर्म करना पड़ता है इसको। अब इसमें भी देखो मैंने क्लिक दबाया, सिलेक्ट कर ली रेंज, B2 से लेकर F2, एंटर कर दिया, परसेंटेज निकल कर आ गई। इसके बाद हमने इसको कर दिया कॉर्नर से ड्रैग, नीचे की तरफ निकल कर आ गया। तो ये होता है एवरेज का फंक्शन। एवरेज निकालने के लिए, परसेंटेज निकालने के लिए हम एवरेज का यूज करते हैं। इसके बाद है, अब थोड़े से कुछ हम एमसीक्यूज के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले एक पॉइंट और छोटा सा, मैंने एक सेल में दो वैल्यू लिख दी। अगर मैं इन दोनों को प्लस करता हूं, सेल एड्रेस क्या बनेगा, यानी C28 प्लस में D28। अच्छा अगर मैं ऐसे लिख दूं, पहले D28 फिर प्लस में C28, तो क्या ये ठीक होगा, क्या ये करेक्ट मेथड है, बिल्कुल है। तो ये रॉन्ग वे नहीं होगा, एंटर करने पे देखो आंसर आ जाएगा। अगर मैं ऐसे करता हूं, मैंने जैसे ना एक वैल्यू प्लस करनी है, मेरे को 2, ठीक है, 2 का डिजिट है, 2 की वैल्यू प्लस करनी है, किसके अंदर, इस सेल में। तो क्या मैं एंटर करूंगा तो आंसर प्रिंट होकर आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। आ गए यहाँ पर। अगर मैं इस वैल्यू को अपडेट करता हूँ, 15 कर देता हूँ, तो टोटल में कितनी दिखा देगा, कितनी आ जाएगी, 17। पर वो वैल्यू तो हमें वही की वही दिखाएगा, वो तो फिक्स रहेगी 2 वैल्यू। प्लस में D28, अब D28 में चाहे कुछ मर्जी आ जाए, अब क्योंकि हमने सेल को रीड करा दिया ना, अब ऊपर भी हमने जब फॉर्मूला लगाया तो सेल का एड्रेस इसलिए लिखा ताकि वो सेल का डेटा रीड कर ले, क्योंकि वैल्यू लिखने पे तो वो चेंज ही नहीं होती। तो सेल से लिंक करना पड़ता है उस चीज को, ताकि चेंज हो इन फ्यूचर कभी भी, तो टोटल अमाउंट भी चेंज हो जाए। और अगर मैं ऐसे लिख दूं कि ये प्लस में 1, अब 1 को बाद में ले आए, हो जाएगा। और अगर मैं सेल का एड्रेस ऐसे लिखता हूं तो क्या ये ठीक है, गलत हो गया ना, तो ये स्टेटमेंट होगी गलत। अब ये चीज हम क्वेश्चन में पढ़ते हैं, चलिए आगे करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, एक्सेल वर्कबुक क्या होती है, इसे कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स। तो इसके अंदर एक कलेक्शन को हम वर्कबुक बोलते हैं। वर्कबुक का मतलब कलेक्शन ऑफ वर्कशीट होता है, जैसे कि एक नोटबुक होती है, अब उसमें बहुत सारे पेजेस होता है डेटा टाइप करने के लिए। तो वो क्या होती है, तो हम एक सिंगल पेज को पेज पढ़ते हैं, पर जब वो बाइंड हो जाती है तो वो एक नोटबुक का रूप ले लेती है। और ऐसी कोई भी वेबसाइट, अब कोई भी वेबसाइट होती है ना,
उसके अंदर जो भी पेज होता है उसको क्या बोलते हैं? एक वेब पेज बोलते हैं ना। तो वेबसाइट क्या होगी? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस इज कॉल्ड वेबसाइट। अब वेब पेज का मतलब एनी पेज ऑफ एनी वेबसाइट, ठीक है, एनी पेज ऑफ एनी वेबसाइट, यानी किसी भी वेबसाइट का कोई भी पेज वेब पेज कहलाता है। जैसे एक नोटबुक का कोई भी पेज पेज ही कहलाता है। ऐसे कोई भी शीट को हम शीट पढ़ते हैं, फाइल को वर्कबुक और एक्सेल की एप्लीकेशन को स्प्रेडशीट प्रोग्राम बोलते हैं। जैसे वर्ड की एप्लीकेशन को वर्ड प्रोसेसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 में दे भी रखा है कि स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है ये एक। अगला पॉइंट, द टोटल नंबर ऑफ रोज, हमने अभी स्टडी किया था, आ गया यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 भी अभी स्टडी किया था हमने कि कितने नंबर ऑफ रोज होती है 2007 या 7 के बाद, स्क्रीन पे आपको विजिबल है। अगले क्वेश्चन में है द टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, अभी ये भी स्टडी किया हमने। देखो हमारा एमसीक्यू ये सारे कवर हो रहे हैं। अब इसमें देखो 2003 का भी दे दिया कि टोटल नंबर कॉलम्स 2003 में 256 होते थे। एंड लास्ट रो भी हो चुका हमारा। कंट्रोल डाउन से लास्ट रो पे जाना है और कॉलम पर तो कंट्रोल राइट। अगले सेल या पिछले सेल पे जाने के लिए हम टैब या शिफ्ट टैब। सेल एडिटिंग, अब इसमें देखो डबल क्लिक भी कर सकते हैं, F2 भी। F1 किस लिए होता है? हेल्प विंडो। वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट सभी के अंदर हेल्प विंडो के लिए होता है F1। इंसर्ट न्यू वर्कशीट, शिफ्ट प्लस। सारे क्वेश्चन हो चुके अभी। अब इसमें क्या है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कशीट इन एक्सेल। अब आप एक्सेल के अंदर कितनी वर्कशीट इंसर्ट कर सकते हैं? एनी नंबर, यानी कि देयर इज नो लिमिटेड। एंड हाउ डू यू सिलेक्ट एन एंटायर, या फिर आ जाए होल रो। अगर आपने पूरी रो को एक ही साथ सिलेक्ट करना है तो रो सिलेक्शन के लिए यहाँ पर आपको जिस भी रो को सिलेक्ट करना है उस रो के नाम पे क्लिक कर देना। जैसे रो नंबर 3 पे क्लिक किया तो पूरी रो सिलेक्ट हो गई। अगर मैं कॉलम के नेम पर क्लिक करता हूं जिस भी, तो पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में अब हमने एक पॉइंट पढ़ा। अब जैसे हम एक्सेल में काम कर रहे हैं, इससे पहले वर्ड के अंदर एक क्वेश्चन आया था। जैसे IBM कंपनी का क्वेश्चन बताया था मैंने कि इनमें से कौन सा वर्ड प्रोसेसर, ठीक है, जैसे IBM एक कंपनी है, उसने एक अपना सॉफ्टवेयर डिजाइन किया था वर्ड की तरह, ठीक है, लोटस सिम्फनी के नाम से। माइक्रोसॉफ्ट ने नाम रखा वर्ड, ठीक है, MS वर्ड नाम रख दिया। अब गूगल ने रखा था गूगल डॉक्स। और एक्सेल के कंपैरिजन में एक अल्टरनेटिव अच्छा एग्जांपल और क्या हो सकता है? गूगल शीट। तो गूगल ने अपने एक्सेल का नाम गूगल शीट के नाम से लॉन्च किया था, ठीक है। तो यहाँ पे गूगल कीप या गूगल फाइल्स नहीं, तो यहाँ पे गूगल शीट्स होती है, सेम एक्सेल की तरह दिखने वाली एक एप्लीकेशन। अब देखो यहाँ पे हमने कर दिया 2019 वर्जन में टोटल कितने कॉलम सेम ही मिलेंगे। 2007 और 7 के बाद से सभी में आपको सेम कॉलम सेम रो मिलेंगी। और एक्सेल फर्स्ट टाइम जब लॉन्च हुआ था तो 85 में हुआ था, 1985 में लॉन्च किया गया था एक्सेल को पहली बार। 1985 में एक्सेल को लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ चुके हम वैसे ऊपर अभी। इक्वल टू से स्टार्ट होता है फॉर्मूला। अब देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करके, मैंने अभी पिछली वर्ड की क्लास में अभी कुछ देर पहले ही बताया था कि अंडू की डेफिनेशन रिवर्स द लास्ट सेक्शन। तो यहाँ पे कह रहा है रिवर्स करने के लिए हम कंट्रोल Z का यूज करते हैं। अगर आता रिपीट करने के लिए द लास्ट सेक्शन तो कंट्रोल Y हो जाता, रीडू। अब इसमें ना ऑप्शन होता है रैप टेक्स्ट का। टेक्स्ट को रैप करने के लिए तो कैसे रैप करेंगे?
जैसे रोटी को रैप करते हैं, करिए रैप। तो यहाँ पर देखो मैंने फर्स्ट सेल में क्लिक किया, टाइप किया स्टूडेंट्स, मैंने एक वर्ड लिखा स्टूडेंट्स, इसके आगे एक वर्ड और टाइप करना है नेम, स्टूडेंट्स नेम। जैसा ऊपर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है मर्ज एंड सेंटर, ऊपर एक, अब इसमें तो आगे लिखा हुआ है मर्ज एंड सेंटर इकट्ठा, और एक वर्ड और पढ़े तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कंडीशनल वर्ड ऊपर, फॉर्मेटिंग नीचे। तो आपको यहाँ पर किस तरह से डेटा टाइप किया हुआ चाहिए, आगे लिखना है या फिर नीचे। अभी जो फिलहाल क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वो एक रैप टेक्स्ट का है, तो रैप टेक्स्ट करने के लिए कमांड होती है, हम चाहते हैं कि आगे जगह तो है नहीं, वर्ड को नीचे लेकर आना, रैप करके लिखना वापस स्टार्टिंग से। तो ओल्ड के साथ एंटर लिखते समय करना पड़ता है, साथ के साथ स्टूडेंट्स लिख के ओल्ड एंटर किया, फिर मैंने टाइप किया नेम और टैब दबा दिया। देखो यहाँ पे कुछ ऐसे आ जाएगा, या फिर से टाइप कर रहा हूँ अगले सेल पे मार्क्स इन ओल्ड एंटर, फिर लिखा हिंदी एंटर। तो इसको कहता है रैप कर देना, तो टेक्स्ट को रैप करके लिखना हो आगे से, तो हम इसका यूज करेंगे ओल्ड एंटर, रैप टेक्स्ट की शॉर्टकट कमांड। जैसे यहाँ पे भी दिखा रखा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एक्सेल कट हो रहा है, बाहर जा रहा है, नीचे लिखा हुआ आ गया, तो प्रीव्यू में दिखा भी रखा है स्क्रीन पर। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर हमें ना एक फॉर्मूला लिखना है, प्लस करना है, क्या लिखेंगे, इक्वल टू सम, कहां से कहां तक हमें टोटल करना है, B2 से F2, B2 से F2 ना, ठीक है, B2, अच्छा ऐसे नहीं आएगा, ऐसे लिख दें, ये भी नहीं, क्या लिखेंगे, कोलन, हाँ जी, यानी कि ये स्टेटमेंट ठीक है, या B2 से भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते ना, तो यहाँ पे जब भी कोई रेंज देनी होती है तो बीच में कोलन का साइन आता है। अगला पॉइंट है, अब जैसा कि क्वेश्चन में दे दिया हाउ द A10 to A25, अगर आपके पास कोई भी एक रेंज, ठीक है, जैसे आपने स्पेसिफाई करनी है तो आप उसको कैसे लिखेंगे, A10 कोलन में A25, ना कि बीच में 2 या हाइफन या कोमा आएगा, ऐसे लिखा जाता है ना, जैसा मैंने अभी डिस्कस किया। तो ऐसे क्वेश्चन दिया है, अब इनके लिए हमें ये थोड़ी मॉडलिंग, ठीक है, ये चीजें बेसिक प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए इसके लिए, ठीक है, खाली इसको रटने से चीज में नहीं आ पाती ये चीजें एक्सेल में, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में प्रैक्टिकली कराया। होता और भी है, और भी चीजें हैं ऐसी कई सारी जो प्रैक्टिकली करनी पड़ती हैं, क्योंकि वहाँ यहाँ पे तो हमने रेंज दे दी A10 से A25, वहाँ पे पता नहीं क्या आ जाए। अब हमने पढ़ा था कि हम तो A10 से A25 पढ़ के आए थे। अब ये कोई कमांड है थोड़ी ना कि बोल्ड से कंट्रोल V से, यहाँ पर भी बोल्ड था तो वहाँ पे भी कंट्रोल V होगा। अब ये उसकी तरह थोड़ी ना, ये तो एक फॉर्मूला सेल रेंज है, सेल रेंज तो कोई भी हो सकती है नाम में, तो इसलिए ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो अगले क्वेश्चन में कंट्रोल प्लस K, ये बिल्कुल सेम रहेगा वर्ड की तरह, ये सारों में सेम रहेगी, इसके ऊपर सारे क्वेश्चन सेम है। अगले क्वेश्चन में फॉर्मेट सेल की कमांड कंट्रोल 1, कंट्रोल प्लस में 1, और जो MS वर्ड में आपने शायद शॉर्टकट तो करी नहीं होंगी, मैंने ना 4 लेक्चर डाल रखे हैं यूनिक टाइपिंग कॉलेज के नाम से जो पेज है, उस पर 4 लेक्चर अपलोड किए हुए हैं, खाली MS वर्ड की शॉर्टकट है, उसमें 90 के आसपास है, 90 के अराउंड, तो वो जरूर पढ़ लेना, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि संडे में एक दिन ही आना होता है यहाँ पर, तो इतना ज्यादा हो नहीं पाएगा। तो देखो फॉर्मेट सेल कंट्रोल 1 प्रेस करने पर एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है, जो विंडो आती है फॉर्मेट सेल्स की कमांड होती है। अभी इसका प्रैक्टिकल यूज तो हम नहीं करा सकते क्योंकि अभी वो पॉइंट्स अभी आए नहीं आपके, ठीक है। चलिए अभी आपको सिर्फ वैसे याद रखना पड़ेगा, और इम्पोर्टेंट कमांड होती है फॉर्मेट सेल्स की जी। तो फर्स्ट सेल का एड्रेस पढ़ा था हमने, A1 होता है,
and the by default workbook name book 1 what is cell intersection point of row and column। फिल्टर का मतलब छाटना। फिल्टर की कमांड होती है कंट्रोल शिफ्ट एल। जैसे कि अब ये रिकॉर्ड बना हुआ है, अब एक डेटा हमारे पास, फिल्टर का ऑप्शन आपको मिलेगा। क्या पता है शोर क्यों मचा रहे हो? फिल्टर का ऑप्शन आपको मिल जाएगा होम मेन्यू में भी है और डेटा मेन्यू में भी जाकर मिलता है। डेटा टैब के अंदर डेटा टैब में भी आता है। सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन आपको होम टैब में भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे फिल्टर का काम होता है छाटना। जैसे आरओ फिल्टर होता है, साफ पानी को अलग करके खराब पानी को फेंक देता है बाहर, तो फिल्टर करके देता है पानी को। ऐसे यहाँ पर डेटा को फिल्टर करना हो, डेटा छाटना, यानी जैसे कि क्लास में मैंने एक टेस्ट लिया 100 मार्क्स का। अब उसमें मुझे देखना ये है कि ऐसे टोटल कितने बच्चे हैं जिसके मार्क्स 80 से ज्यादा हैं। किस सब्जेक्ट में? अब सब्जेक्ट हमारे पास है 5, ठीक है। कंडीशन हमने लगा दी किसी एक सब्जेक्ट में, जैसे कि मैथ्स ले लेते हैं। मैथ्स के अंदर 80 या 80 से अबव कितने बच्चों के नंबर आए। इसके लिए हमने क्या क्लिक करा, पहले डेटा सेल में कहीं पे मर्जी क्लिक कर दो, उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट एल। अब एमएस वर्ड में इसकी कमांड हम किस पर्पस के लिए यूज करते हैं? बुलेट्स के लिए। एमएस वर्ड में सेम कमांड बुलेट्स अप्लाई करने के लिए की जाती है। कंट्रोल शिफ्ट एल बुलेट स्टाइल के लिए होती है। और यहाँ पर अब फिल्टर ऑन करने के लिए या ऑफ करना हो, चाहे अप्लाई करना है चाहे रिमूव करना है फिल्टर को। इसके बाद अब यहाँ पे ऑन कर दिया। अब इसको फिल्टर करेंगे कैसे? और देखो ऑन करते ही ना कुछ बटन बने हुए आ रहे हैं ऊपर, सभी के ऊपर। अब मैथ में फिल्टर बटन पे जाकर नंबर फिल्टर्स में से आपको जाना है। मैथ बटन पे क्लिक किया, नंबर फिल्टर्स के अंदर ऑप्शन मिल जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू। यहाँ पर मैंने टाइप कर दी वैल्यू कि मार्क्स कितने से ज्यादा हो, 80 लिख दिया, ओके कर दिया। अब देखो मैथ्स सब्जेक्ट में जिस भी बच्चे के मार्क्स मैथ्स के अकॉर्डिंग दिखा रहा है 80 से ज्यादा थे, सिर्फ उन्हीं का डेटा स्क्रीन पर छाट के निकाल के दे दिया, बाकी सभी का हाइड हो गया स्क्रीन से। वापस सभी का लेकर आना है, उसी पे जाके क्लियर फिल्टर फ्रॉम मैथ करना पड़ेगा। अब इसमें कंडीशंस बहुत तरह की आती है। नंबर फिल्टर में जैसे कि ग्रेटर देन है, इक्वल टू है, लेस देन है, नॉट इक्वल टू, या फिर टॉप 10 का भी देख सकते हैं। अब जैसे क्लास में हम 50 बच्चे हैं, उसमें मैंने टेस्ट लिया, तो हिंदी के अंदर टॉप 3 स्टूडेंट का डेटा निकालना है या टॉप 10 का, यानी कि उन 3 बच्चों का डेटा निकालना है जिनके मार्क्स सबसे ज्यादा है, सिर्फ 3 स्टूडेंट्स के। तो यहाँ पे हम टॉप 10 पे जाके कर सकते हैं। तो इस तरह की कंडीशंस होती हैं। इस तरह के डेटा को फिल्टर करने के लिए हम इस ऑप्शन का यूज करेंगे। या ऐसा भी कर सकते हैं कि जिसका भी नाम ए से स्टार्ट हो रहा है या बी पे खत्म हो रहा है या सी से शुरू हो रहा है, तो इसके लिए हम अब नेम फिल्टर पे जाके टेक्स्ट फिल्टर में, तो यहाँ पे लिखा है बिगिंस विद, एंड्स विद, या पूरा नेम टाइप करना है तो सर्च में भी लिख सकते हो या कंटेंट्स में भी लिख सकते हो। तो पूरा नेम उसमें फाइंड करेगा। मैंने ए लिखा, ओके कर दिया। अब देखो ए से जिसका भी नाम शुरू हो रहा था सिर्फ उसका यहाँ पर आ गया। तो ये होता है फिल्टर करना।
अगला ऑप्शन है फ़ॉन्ट सेटिंग्स की कमांड। फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स की कमांड क्या होती है एमएस वर्ड में? कंट्रोल डी, बिल्कुल। तो यहाँ पर अब देखो क्या दिखाता है, कंट्रोल शिफ्ट एफ फ़ॉन्ट सेटिंग्स के लिए। फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स पे जाना है, कंट्रोल शिफ्ट एफ। अब एक्सेल में चेंज हो गई। अब यहाँ पे कंट्रोल डी का यूज किसके होता है एक्सेल में? अब ड्रैग सेल करने के लिए, अभी पढ़ाया था ना। अब देखो एक्सेल में कमांड्स अलग मिलेंगी बहुत सारी आपको। तो यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एफ, एमएस वर्ड में कंट्रोल डी। अगला पॉइंट, किसी रो को हाइड करना हो, क्या है कि रो हाइड करने की कमांड कंट्रोल 9। ठीक है, जैसे अब मेरा कर्सर है रो नंबर 4 में, कंट्रोल 9 प्रेस किया, रो नंबर 4 हाइड हो गई। और अगर मैं कंट्रोल 0 प्रेस करता हूं तो देखो एफ कॉलम हाइड हो गया। नीचे आपको अनहाइड के लिए भी बताएंगे, मैं अभी कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ा देता हूं। एंड द डिफॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज। अब एक्सेल के हम जितना भी न्यूमेरिकल डेटा एंटर करते हैं किसी भी सेल में, तो बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या मिलती है? राइट अलाइनमेंट। अब देखो जितनी भी वैल्यूज लिखी है वो सारी राइट के अंदर जा रही है। और एक टोटल निकालने के लिए ना एक शॉर्टकट तरीका भी होता है। जैसे अब इस सेल में ना हमें टोटल करना है, तो ऊपर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑटो सम के नाम से, जिसकी कमांड होती है ऑल्ट इक्वल, यानी प्लस करने के लिए हम जैसे ही ऑल्ट के साथ इक्वल प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं रेंज लिखी हुई आ जाएगी। शॉर्टकट कमांड होती है ऑटो सम की, टोटल करने के लिए ऑल्ट इक्वल एंटर कर दिया, टोटल निकल कर आ गया। अगले पॉइंट में मैंने यहां पर लिखा एक सेल के अंदर मार्क्स इन इंग्लिश एंटर कर दिया, और जैसे एंटर किया ना अब टेक्स्ट देखो पूरा नहीं आ रहा। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, कॉलम की विड्थ को चेंज कर देंगे। इससे पहले अभी हमने ये भी पढ़ा था कि रैप टेक्स्ट ऑन कर देंगे तो नीचे आ जाएगा, बट हमें तो आगे लिखा हुआ दिखाना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मर्ज और सेंटर इकट्ठा, तो इसके लिए कॉलम की विड्थ चेंज करनी पड़ेगी। अब किसी भी कॉलम की जो विड्थ होती है ना बाय डिफॉल्ट 8.43 होती है, 8.43, 4 3 43, 8.43 होती है कॉलम की विड्थ। और मैक्सिमम विड्थ हम 255 कैरेक्टर की होती है। जैसा कि अब ये क्वेश्चन में दे रखा है, व्हाट इज द मैक्सिमम विड्थ ऑफ कॉलम इन एमएस एक्सेल? 255 कैरेक्टर की विड्थ होती है। पर आप एक सेल के अंदर, एक सिंगल सेल के अंदर बात कर रहा हूं, कितने लेटर टाइप कर सकते हो? विड्थ तो होती है 255 कैरेक्टर की, 255 अक्षर के जितने। पर अगर हम बात करें डेटा कितने अक्षरों का टाइप कर सकता है? 32,767, 32,767, 32,767। अभी क्वेश्चन आने वाला है नीचे सेम, उसमें आपको शो भी करते हैं। और यहाँ पर आपको प्रैक्टिकली तरीके से भी दिखा देता हूँ कि हम किसी भी कॉलम की विड्थ कितनी कर सकते हैं। तो इसको चेक करने के लिए कैसे चेक करेंगे, फॉर्मेट पे जाकर यहाँ पे ऑप्शन है कॉलम विड्थ, हमने क्लिक किया यहाँ पे होम में ही, फॉर्मेट पे कॉलम विड्थ पे क्लिक करेंगे। देखो क्लिक करते ही यहाँ पे पूछ रहा है कॉलम की विड्थ कितनी करनी है, मैंने टाइप कर दिया। कोई भी एक लॉन्ग वैल्यू पुट कर देना, ओके करने पर दिखा देगा कॉलम विड्थ मस्ट बी बिटवीन 0 and 255 कैरेक्टर्स। तो 255 कैरेक्टर की जितनी हम कर सकते हैं विड्थ। और अगर हाइट की बात करें तो 409, 409 होती है इसकी हाइट एक सेल की, हम जो मैक्सिमम कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट 15 होती है। जैसे मैंने एक विड्थ बताई, एमएस एक्सेल में किसी भी कॉलम की विड्थ बाय डिफॉल्ट 8.43 होती है,
और मैक्सिमम 255 कैरेक्टर की कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि हाइट कितनी मिलती है, डिफॉल्ट 15, ठीक है, बाय डिफॉल्ट हाइट 15 होती है और मैक्सिमम हाइट होती है जो वो 409 होती है। और एक सेल के अंदर हम मैक्सिमम 32,767 32,767 टाइप कर सकते हैं इसके अंदर। अगला पॉइंट 10 मिनट और लगाएंगे क्लास। कोई बात नहीं अंकित भाई। और देखो हाइट पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर भी हमने टाइप करके देख लिया 0 and 409 हाइट मस्ट बी बिटवीन 0 and 409 कर सकते हैं मैक्सिमम हाइट सेल की। जैसे अब इसकी हाइट बढ़ गई सेल में हमने ऊपर नीचे रैप करा दो तो इस तरह से 409 पॉइंट की कर सकते हैं। और इसमें 409 से रिलेटेड एक वो चीज भी है और भी मैंने एक चीज भी बताई कि 32,767 तो कैरेक्टर लिख सकते हैं। तो ये चीज जो है ना आपने एमएस वर्ड में एक चीज की थी, एमएस वर्ड के अंदर टेबल में मैक्सिमम रोज की लिमिट भी उतनी होती है 32,767। और यहाँ पर जो ये 409 है ना ये रो की हाइट भी होती है। अब यहाँ पे एक पॉइंट और करा रहा हूँ, फॉन्ट का साइज इसमें भी बाय डिफॉल्ट 11 मिनिमम 872 मिलता है। मैंने यहाँ पर टाइप करा, क्लिक किया, एंटर कर दिया, क्या कह रहा है कि फॉन्ट साइज मस्ट बी बिटवीन 1 and 409। यहाँ पे एक्सेल के अंदर किसी भी फॉन्ट का साइज, किसी भी टेक्स्ट का साइज 409 मैक्सिमम होता है और हाइट भी 409 होती है, फॉन्ट का साइज भी 409 कर सकते हैं बस मैक्सिमम। एमएस वर्ड में 1638 था, इसके अंदर 409 होता है फॉन्ट का साइज। कुछ ऑप्शन अभी स्किप कराऊंगा, 33 करेंगे। देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33। जब हम किसी सेल पे क्लिक करते हैं उस एक्टिव सेल का एड्रेस हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? अगर मैं यहाँ पे ये 3 सेल सेलेक्ट कर लेता हूँ C10 से E10 तो नेम बॉक्स में रेंज क्या मिलेगी? खाली C10 या तीनों की? यहाँ पर देखो अब मैंने सिलेक्ट करा, क्या दिखा रहा है? स्टार्टिंग सेल का, जहां से हमने सिलेक्शन स्टार्ट की खाली उसी का एड्रेस दिखा रहा है। और अगर सिलेक्शन मैं करता हूँ E10 से C10 तब क्या आएगा? तो वहां पे E10 का एड्रेस आएगा, खाली फर्स्ट सेल का दिखाता है जहां से हमने सिलेक्शन स्टार्ट की होती है। तो क्वेश्चन में भी यही पूछा हुआ है, व्हेन वी सिलेक्ट अ रेंज ऑफ सेल्स। एमएस एक्सेल में जब रेंज सिलेक्ट करता है, जैसे कि आपने B3 से लेकर G9 तक सिलेक्ट कर ली रेंज, उसके बाद देन इन द नेम बॉक्स ओनली द नेम ऑफ फर्स्ट सेल इज शोन एज B3। तो यहाँ पे कहाँ से स्टार्टिंग करी थी? B3 से, तो यहाँ पे सेल का एड्रेस भी तो B3 दिखाएगा जैसा भी हमने पढ़ा इसको। तब देखो ये चीजें अगर आपने प्रैक्टिकली ना किया होता तो क्या पॉइंट ये क्लियर होते? तो इसलिए बहुत जरूरी होता है एक्सेल में, हम खाली इस तरह से नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसी चीजें रहती है। एंड द मैक्सिमम जूम साइज इज, हाँ जी, ठीक है, 5 मिनट और चलेगी क्लास। ये आप खुद करके प्रैक्टिकली तरीके से देख लेना। जब हम शिफ्ट के साथ स्पेस दबाते हैं तो देखो शिफ्ट स्पेस करने पे पूरी रो, कंट्रोल स्पेस करने पे पूरा होल कॉलम। अब इसमें कह रहा है टू सिलेक्ट द एंटायर वर्कशीट, यानी पूरी शीट को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल A। वैसे वहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं नेम बॉक्स की साइड में जो। हाँ जी बिल्कुल। और यहाँ पे 40 नंबर अभी नहीं कराऊंगा, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। शिफ्ट F11 हो चुका। एक काउंट इफ का ऑप्शन भी इंपॉर्टेंट है और वो डॉलर वाला पढ़ भी लेना वैसे, बाकी मैं वीडियोस में डालूंगा उसका ही। ठीक है, मैंने अभी भी वहां पर भी नहीं करवाया इसीलिए। तो काउंट इफ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। काउंट का मतलब गिनना,
अब साथ में इफ और जुड़ गया। अब इसका मतलब हुआ अगर, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से होता है। अब ये एक रिकॉर्ड है हमारे पास जैसे स्क्रीन पर, अगर हमें ये देखना हो, अब यहाँ पे तो चलो 4-5 बच्चों का डेटा है, अगर हमें ये देखना हो कि मैथ्स के सब्जेक्ट में टोटल ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनके नंबर 80 या उससे ज्यादा हैं, काउंट करने हैं। अब अगर मैं कहूँ कि किसी बच्चे को कि खड़े होकर एक बार चेक कीजिए कि आपकी क्लास में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, अब उसमें से फिर मैं पूछूंगा बॉयज कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं, यानी कि गिन के बताना है। अगर बॉयज है तो बॉयज कितने हैं, या गर्ल्स गिनने हैं तो गर्ल्स कितनी है, या ओवरऑल गिनने हैं तो उसके लिए अलग चीज है। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे इक्वल टू काउंट इफ। अब काउंट के साथ एक कंडीशन और जुड़गी, जब भी किसी स्पेसिफिक रेंज में कोई क्राइटेरिया देना हो, कोई कंडीशन के साथ कि हमें काउंट करना क्या चीज है, जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया मैथ्स की रेंज को, ठीक है, नीचे दिखा रहे ना काउंट इफ रेंज कोमा क्राइटेरिया, तो काउंट क्या करना है हमें, जिसके मार्क्स 80 या उससे ज्यादा हैं। तो काउंट करने के लिए उसको रेंज भी तो स्पेसिफाई करनी पड़ेगी कि कहां से कहां तक के बीच में है रेंज वो जिसमें हमने चेक करना है। उसके बाद कोमा में डबल कोट का साइन लगाकर यहाँ पे हमने लिखा ग्रेटर देन या इक्वल टू भी ले लिया। अब इक्वल टू मैंने इसलिए लिया ताकि अगर किसी बच्चे के 80 नंबर के बराबर भी आ जाए तब भी गिन के बता दे। अब किसी के भी मार्क्स 80 हैं या 80 से ज्यादा है तो एंटर करने पर गिन के बता दिया इसने। या अगर लेस देन चेक करना है तो लेस देन का साइन हो जाएगा। या मैं ये चीज चेक करनी हो इक्वल टू काउंट इफ रेंज कॉमा में डबल कोट में हमने लिख दिया रमित। रमित नाम से यहाँ पे कितने स्टूडेंट है, एंटर कर दिया तो गिन के बता देगा। यहाँ पर मैंने एक और लिख दिया, कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना दिखा रहा है आपको पता है क्यों दिखा रहा है, एक एंटर तो कर दिया, नीचे वाले सेल पे देखो कितना आंसर आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा। आप जो कहोगे मैं उसको उल्टा कर दूंगा। अब बात देखा तो 1 2 आ जाएगा। अब मैं 1 भी कर सकता हूँ 2 भी कर सकता हूँ, बट राइटिंग्स मैंने इसमें कुछ किया है, आपके सामने करूंगा पता भी नहीं चलेगा। ऐसी चीजें आपको वो मिस्टेक फाइंड नहीं होगी, ऐसी एरर्स होती हैं वो नाम में कुछ बड़ा छोटा कर दोगे ना। अच्छा ऐसा लीजिए, मैंने कैपिटल में लिख दिया, आएगा या नहीं आएगा, आ जाएगा। मैंने चीज बताई थी स्मॉल में लिखो चाहे कैपिटल, फॉर्मूला दिखा देगा, चाहे इसमें आप जैसे मर्जी लिख दो। मैंने इसमें ये एरर किया, स्पेस दे दिया था आगे, स्पेस रीड नहीं करेगा आगे, स्पेस नहीं देना होता एक्सेल के अंदर। जब भी कोई डेटा डिजाइन करता है कैलकुलेशन गलत होके आ जाती है, एक्सेल में एक्स्ट्रा स्पेस नहीं चलता किसी भी सेल में, गलत फॉर्मूले आंसर कैलकुलेट कर देते हैं फिर ये, तो यहाँ पे कैलकुलेशन पे सीधा फर्क पड़ जाता है। तो 2-4 क्वेश्चन और, 2 मिनट का समय और हमारे पास। टू डिस्प्ले द करंट डेट एंड टाइम, देखो एक फंक्शन होता है नाउ के नाम से, मैंने यहाँ पर एक कमांड दे दी NOW, डेफिनेशन भी दिखा रहा है, रिटर्न्स द करंट डेट एंड टाइम, एंटर कर दिया डेट करता रहेगा ना। हाँ जी बिल्कुल, ये चेंज होता रहेगा। अगर आप स्क्रीन पर किसी भी सेल में एंटर करते हैं, किसी तरह की चेंजेस करते हैं ना, कोई एक्टिविटी करता है तो ऑटोमेटिकली वो अपडेट हो जाएगा। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे तो अभी वही का वही दिखाएगा। अगर मैंने किसी सेल में एंटर कर दिया और नीचे टाइम जैसे ही अब चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली वहां पे भी अपडेट होता रहेगा हर उस सेकंड में। इसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा इक्वल टू टुडे। टुडे फंक्शन होता है डेट के लिए, नाउ फंक्शन होता है डेट और टाइम दोनों के लिए। तो खाली फंक्शन का नाम लिखना है इक्वल टू टुडे, एंटर, और कुछ भी नहीं लगाना बीच में। हाँ जी, टाइम के लिए खाली फंक्शन नहीं है, उसके लिए आप शॉर्टकट कमांड यूज कर सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट के साथ कोलन,
कंट्रोल और शिफ्ट के साथ कोलन का साइन, इंसर्ट करंट टाइम, अगर डेट चाहिए तो कंट्रोल के साथ कोलन, तो यहाँ पे कोलन, और ये वाला जो कंट्रोल के साथ हमने यूज किया ना कोलन, इनके अंदर आप डेट एंड टाइम एडिट भी कर सकते हो और ये चेंज नहीं होगा वैसे ऑटोमेटिक, ये फिक्स्ड होता है और वो ऑटो अपडेट होता है। देखो वहां पे टाइम 15:10 हो गया, ठीक है। तो 50 कंप्लीट करते हैं। ये आपके सारे सेम है, ये भी हो चुके हैं, ये सारे हो गए। देखो यहाँ पे बस कोलैप्स द रिबन आ गया, एक दो एक ऑप्शन यूज करता है कोई है तो, और यहाँ पर देखो एडिशन करने के लिए सम का यूज होता है। एडिशन नाम से कोई फॉर्मूला नहीं होता, सम का यूज होता है यहाँ पर। ये पॉइंट्स जो आपने स्टडी किए थे, ठीक है। तो आज के लिए आप सभी का इतना ही, और ठीक है, इसमें भी एक्सटेंशन है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले संडे। आप सभी